हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारी फ्लैमिंगो सीरीज़ के हम और आगे बढ़ रहे हैं और अब हम करने जा रहे हैं प्रोस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। ठीक है, 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। इसको लिखा किसने है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। ठीक है, तो देखिए चलिए, डीप वाटर है चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम है विलियम डगलस। ठीक है, तो देखते हैं अबाउट द ऑथर। विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मेन मिनीसोटा। ठीक है, ये इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। विलियम डगलस का जन्म मेन मिनीसोटा में हुआ था और BA इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में जब BA की डिग्री हासिल करने के बाद BA से ग्रेजुएट बनने के बाद 2 साल इन्होंने अपने बिताए हाई स्कूल में, एक याकिमा के हाई स्कूल में। याकिमा जो है एक जगह का नाम है जहां ये रहते हैं। ठीक है, याकिमा के एक हाई स्कूल में इन्होंने 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया। ठीक है, एज अ टीचर काम किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर बहुत थक गए 2 साल में। उनको मानो ये उनको नहीं मन कर रहा था करने का, और इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, लीगल करियर। लीगल करियर का क्या मतलब है कि अब वो लॉयर बनने की तरफ चलने लगे, उनको लॉयर बनने का मन करने लगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आप जानते हैं कि US के प्रेसिडेंट थे। और एट येल ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड अ फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। उन्होंने वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को येल में मिले। येल भी एक जगह का नाम है, US की ही एक जगह का नाम है येल। ठीक है, एंड बिकम एन एडवाइजर, उनके एक बहुत अच्छे एडवाइजर हो गए, सलाहकार हो गए और बहुत अच्छे दोस्त, एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। और देखिए जब उन्होंने लीगल करियर चुना तो जब वो एडवोकेट बन गए, यानी जब वो लॉयर बन गए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल राइट्स के लिए बहुत काम किया। उसके लिए बहुत सारे केसेस उन्होंने लड़े। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. वो 1975 में रिटायर हुए और उनका साथ ये रिटायरमेंट के साथ ऐसा क्या खास था, ये चीज़ खास थी कि उनका जो टर्म था जस्टिस होने का वो 36 ईयर्स था। जस्टिस कौन होते हैं? जो जज होते हैं कोर्ट में। ठीक है, और ये आज तक का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, जस्टिस रहे हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये एक्सर्प्ट जो है, ये अंश जो है वो लिया गया है, उनकी ही एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक में से ये एक अंश लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। ये बताता है कि किस तरह जब विलियम डगलस छोटे थे तो वो लगभग डूब गए थे। ड्राउन यानी कि डूबना होता है, वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे मानो। और इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। इस एसे में उन्होंने बताया अपने फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर उनका उत्पन्न हो गया था, डर जो पैदा हो गया था पानी से, वो कैसे हुआ, उसका कैसे बर्थ हुआ, और उसके बाद वो फाइनली उससे कैसे ओवरकेम किए, उसको कैसे हरा करके अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो आपको क्या नोटिस करना है कि किस तरह से इस सिलेक्शन में अपने जो फियर के डिस्कशन हुआ है, यानी जिस तरह से उनको डर लगा करता था, उसको किस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल तरीके से उन्होंने अपनी इस एक्सर्ट में मेंशन किया है। किस तरह से उन्होंने इस तरह से लिटरेरी स्टाइल को लिया है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल को लिया है। अब किस लिए? अपने फियर के डिस्कशन को करने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे किस तरह से डर लग रहा है, या हर चीज़ को अपने से जोड़ने के लिए उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये तो चलिए खैर, ये जो आप देख रहे हैं कि ये तो आपको वर्ड मीनिंग्स है, तो ये तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं मेन टेक्स्ट। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ये तब हुआ जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था और आई हैड डिसाइडेड
टू लर्न टू स्विम, और मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, मैं कैसे तैरते हैं ये चीज़ सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा, और याकिमा वहाँ जहाँ रहते हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे एक पूल हुआ करता था। कहाँ पे? YMCA इन याकिमा। तो YMCA एक शहर का नाम है, याकिमा उस जगह का नाम है। और याकिमा अगर आप जाने तो याकिमा एक वॉशिंगटन DC से कंफ्यूज मत होइएगा, वॉशिंगटन DC डिफरेंट चीज़ है। वॉशिंगटन नाम का US का स्टेट है। US आप जानते होंगे 50 स्टेट्स में डिवाइडेड है, उसी में से एक स्टेट है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन का ही एक शहर है, एक एरिया है जिसका नाम है याकिमा, और याकिमा के अंदर भी YMCA नाम की जो जगह है वहाँ पे एक पूल है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वो इस अपॉर्चुनिटी को उनको ऑफर कर रहा था। इस क्यों ऑफर कर रहा था? क्योंकि वहाँ पे एक पूल था और ऑथर को स्विमिंग सीखनी थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब देखिए जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर एक याकिमा रिवर भी है। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है याकिमा रिवर, और वो क्या थी? ट्रेचरस। ट्रेचरस यानी बहुत डेंजरस थी, ठीक है। और उसमें तैरना बहुत ज़्यादा रिस्क का काम था उसमें, इसलिए क्योंकि हम आगे अगली लाइन देखते हैं। मदर कंटिन्यूअली वॉर्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसकी मम्मी ने उनको बार बार कंटिन्यूअली वार्न करके रखा था इसके अगेंस्ट, और इस डिटेल्स को उनके दिमाग में बहुत फ्रेश रखा जो हर एक ड्राउनिंग हुई रिवर में। ड्राउनिंग यानी जो कोई भी वहाँ पे डूब चुका था, जिसने भी वहाँ डूब करके अपनी जान गंवा दी थी, वो जो सारे इंसिडेंट्स थे वो उनकी मम्मी इनको बताया करती थी, और वो भी इसलिए बताती थी कि कभी वो ऐसे खेल खेल में भी उसके पास ना जाएं, इससे उनकी जान को बहुत खतरा था। और यही कारण था कि अब ऑथर बता रहे हैं कि याकिमा रिवर थी तो, लेकिन बहुत ट्रेचरस थी, बहुत डेंजरस और रिस्की थी। लेकिन याकिमा पूल जो था, याकिमा नहीं, YMCA पूल था, वो सेफ था। क्योंकि आप पूल जानते हैं एक छोटा सा एरिया होता है पानी का, वो कोई बह नहीं रहा होता, वहाँ कोई बह नहीं सकता, ठीक है। इसलिए YMCA पूल जो था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द शैलो एंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसने भी स्विमिंग पूल वगैरह देखा है, अच्छा मैं एक लाइन ये पूरी पढ़ लेता हूँ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, ठीक है, वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, ठीक है। तो एक जगह पर वो तो 2 or 3 feet डीप थी, लेकिन जबकि जो दूसरा एंड था उसका, जो कि डीप एंड हुआ करता था, वो 9 feet डीप था। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ड्रॉप जो था वो धीरे धीरे था। अब जिसने देखिए पूल देखा है वो जानता होगा कि पूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे स्लोप होता जाता है, वो नीचे जाता जाता है। लेकिन जिसने नहीं देखा तो वो ऐसे समझ सकता है, जैसे आप सामने जो फिगर देख रहे हैं, इसमें एक तरफ देखिए शैलो है, कम लेंथ वाला, कम जगह वाला, और ये वाला पार्ट जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सब जो एरिया है ये शैलो एरिया है, और ये वाला एरिया डीप एरिया है। लेकिन ये जो है ये ग्रेजुअल नहीं है, ठीक है, ये ग्रेजुअल नहीं है, ये यहाँ से अचानक से वो है, क्या कहते हैं, अचानक से डीप एंड शुरू हो जा रहा है, बहुत डीप नहीं है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऑथर का कुछ इस तरह का होगा पूल, उस समय का जो ऑथर का वो होगा, वो लगभग ये जो पार्ट देख रहे हैं ये होता है शैलो एंड। इसकी जो अंदर की तरफ जो डेप्थ होती है वो वही कह रहे हैं कि ये 2-3 फीट डीप होगी, तो वो कह रहे हैं कि ये लगभग 2 से 3 फीट डीप होगी। लेकिन देखिए ये जो ग्रेजुअल स्लोप आ रहा है, धीरे धीरे ये डीप होता जा रहा है, और यहाँ पे जाकर इसकी जो हाइट होगी वो लगभग 9 फीट डीप हो गई थी सबसे इधर जा कर के, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस तरह के इस फिगर से बहुत अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए, एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मैंने आपको दिखा दिया कि ड्रॉप जो था धीरे धीरे होता जाता है, ठीक है। फर्स्ट फिगर में तो खैर इंस्टेंट ड्रॉप था जैसे इसमें, लेकिन जैसे सेकंड फिगर था वो बहुत एक्यूरेट था इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से।
I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए और पूल में चला गया। अब देखिए वाटर विंग्स क्या होता है, फिर हम चलते हैं अपने फिगर के डिस्क्रिप्शन की तरफ। देखिए वाटर विंग्स होते हैं इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको पहना जाता है अपने हाथों में, अपने बल्कि बाहों में पहना जाता है, ऊपर की बाइसेप्स के एरिया में। कैसे पहना जाता है ये देखिए, जैसे बच्चा ये जो सामने है इसने अपने दोनों हाथों में एक यहाँ पे और यहाँ पे वाटर विंग पहना हुआ है, और ये देखिए छोटा सा बच्चा है लेकिन वाटर विंग पहले होने के कारण ये तैर रहा है, ये डूब नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। एंड वेंट टू द पूल, और मैंने उस बच्चे ने, जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस, वो कह रहे हैं कि मैंने वाटर विंग्स पहने अपने हाथों में, बाहों में, वो एयर फिल्ड पैकेट्स जो थे वो पहने और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक। ठीक है, और कह रहे हैं कि मैं, अब आगे देखते हैं क्या लाइन है, उससे हमारा कंटेक्स्ट बहुत क्लियर होगा। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। तो वो कहते हैं कि जब भी आप जानते होंगे, जब भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी जाती है तो बहुत छोटी सी होती है, आपका मोस्टली पार्ट एक्सपोज्ड होता है उससे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो उनके स्किनी लेग्स, बहुत पतले पतले उस समय पैर हुआ करते थे, उनके पतले पतले बाहें हुआ करती थी, वो सब दिखती थी, जो बहुत ही मजाकिया लगती थी, और कई बच्चे उसको मॉक कर सकते थे इस डर से कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा ले इस चीज़ से। तो उनको बहुत इस चीज़ से डर लगता था, अपने स्किनी लेग्स दिखाने से। ठीक है, और इसलिए वो केवल एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम के भरोसे पे नहीं जाना चाहते थे उसमें, लेकिन फिर भी बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिर भी इस सब होने के बाद भी, इतना मतलब थोड़ा उनका शरीर उतना उस वक्त उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ये होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राइड को सबड्यू किया। सबड्यू मतलब होता है दबाना या अपने अंदर कम कर लेना, या किस तरह से उससे गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और सबड्यूड माई प्राइड मतलब होता है घमंड, या उस तरह से कह सकते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, तो उनको अंदर से इनफीरियरिटी जैसी फीलिंग आती थी। लेकिन किसी तरह से उन्होंने उस फीलिंग पे काबू पाया कि कहा नहीं, अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने अपनी इस सब फीलिंग्स को सबड्यू किया, दबाया और कर दिया। मतलब कर क्या दिया, वो स्विमिंग पहन के कॉस्ट्यूम अपने स्किनी लेग्स को एक्सपोज करते हुए वो स्विमिंग पूल में चले गए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो मैप आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये है याकिमा, और यहाँ पे देखिए याकिमा रिवर का यहाँ पे अभी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये पूरी जो है ये याकिमा रिवर है, ये जो जा रही है ये पूरी याकिमा रिवर है, ये हमारा है याकिमा, और यहाँ से इसके कुछ ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह जो कुछ भी होंगी। ठीक है, ये मैप आपको उसमें दिया हुआ है। प्लस अगर आप और देखना चाहते हैं तो ये याकिमा रिवर जो यहाँ पे बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन द ईस्टर्न वॉशिंगटन यूएसए। वॉशिंगटन जो मैंने आपको बताया, ये वॉशिंगटन डीसी नहीं है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है, बल्कि ये कैपिटल नहीं है, ये यूएसए की स्टेट है, एक 50 स्टेट में से। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल। और इस स्टेट का नाम याकिमा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें याकामा नाम के लोग जो इंडिजीनियस लोग रहते थे, यहाँ पे बहुत समय से रह रहे थे वो लोग, इसके कारण पड़ा। तो याकिमा क्या है, ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की, जो कि ईस्टर्न वॉशिंगटन से पास करती है, और इसका नाम याकामा, जो उनके लोग वहाँ पे रहते थे इंडिजीनियस लोग, उसकी वजह से पड़ा याकिमा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन। अब देखिए एवर्जन क्या होता है, एवर्जन होता है डिसलाइक। ठीक है, कोई चीज़ आपको अगर पसंद नहीं हो। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरुआत से ही मुझे पानी को लेकर के थोड़ा सा अवर्जन, थोड़ा सा डिसलाइक था जब भी मैं उसके अंदर हुआ करता था। व्हेन आई वॉज इन इट, इनसाइड इट, जब भी मैं उसके अंदर हुआ करता था तो मुझे बड़ा खराब सी फीलिंग आती थी। और इसका शुरुआत देखिए, बहुत छोटे बच्चों के अंदर हमेशा से फीलिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ, बहुत छोटे थे जब ये, जिसके कारण उनके थोड़े थोड़े डिसलाइक सी होने लगी पानी को लेकर के। तो क्या था वो इंसिडेंट? दिस स्टार्टेड, देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये तब हुआ जब मैं 3 साल का या 4 साल का रहा हूँगा, और मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे पापा ने मुझे एक कैलिफोर्निया भी आप जानते होंगे कि स्टेट है यूएसए की,
वहाँ पर लेकर के गए, वहाँ के एक बीच पर लेकर के गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और मैं और मेरे पापा वहाँ पे सर्फ में खड़े रहे। ठीक है, सर्फ क्या होता है? फेना, जो कि जब भी आप कभी अगर आपने देखा हो, आप कभी घूमे हो किसी समुद्र के पास, तो वहाँ पे समुद्र में बहुत ज़्यादा फेना पैदा होता है, वो फेना ही सर्फ कहलाता है। ठीक है, वो सर्फ बीच पे यूजुअली वॉश अवे होकर के आ जाता है। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनको बहुत टाइटली पकड़ करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो वेव्स आई, जो बहुत ताकत से वेव्स आई, उन्होंने मुझे नॉक कर दिया, गिरा दिया और ज़मीन पर लिटा दिया, और मेरे ऊपर से चल करके चली गई। स्वेप्ट ओवर मी, पूरा मैं उस वक्त पानी के अंदर था। देखिए नेक्स्ट लाइन अगर देखें, आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं उस वक्त पूरी तरह से पानी के अंदर था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी, एक पल के लिए रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डरा हुआ था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मेरे फादर तो जानते थे कि ये बहुत छोटी सी बात है, और इतनी ताकत से जब वेव आई और छोटे से बच्चा गिर गया, तो उस चीज़ को देख करके इनके फादर हंसने लगे। लेकिन उसी समय से, इस छोटे से ही इंसिडेंट से, उनके अंदर, जो कि ऑथर हैं विलियम डगलस, इनके अंदर एक टेरर पैदा हो गया उनके हार्ट में, और इसके कारण क्या हुआ, उनके हार्ट में बहुत छोटा सा डर सा पैदा हो गया। डर उनके मन में बैठ गया। किस चीज़ का डर? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उन वेव्स की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स। ओवर पावरिंग मतलब होता है सामने वाले पर शक्तिशाली, उसके ऊपर जीत लेना, उसके ऊपर पूरा शक्ति अपनी चला लेना, ओवर पावर कर लेना। तो इसके कारण बहुत जो है उनके मन में डर पैदा हो गया। देखिए नेक्स्ट लाइन, My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fears। तो ऑथर कह रहे हैं कि YMCA जो स्विमिंग पूल है, जहाँ ये इन्होंने एडमिशन लिया था अपनी स्विमिंग का जो पानी का डर था उसको ख़त्म करने के लिए, प्लस स्विमिंग सीखने के लिए, इसने रिवाइव कर दिया यानी वापस से ज़िंदा कर दिया, वापस से उसको रीलाइव कर दिया। उन किस चीज़ को? अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो मेमोरीज जो अच्छी नहीं थी मेरी पानी के साथ। क्यों अच्छी नहीं थी? हमने देखा जब ऑथर 5-6 ईयर्स के थे, यहाँ पे नहीं, सॉरी 3 और 4 ईयर्स के थे, तो उनके फादर जब उनको बीच पर ले गए थे, तो वो बीच के पानी में गिर गए थे और पानी ने उनको पूरा कवर कर लिया था, जिसके कारण उनकी सांस भी रुक गई थी, जिसके कारण उनको बहुत डर लग गया था। इसके बाद देखते हैं एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और उन चाइल्डिश फियर्स को, उन छोटे टाइम के डर को वापस से जिंदा कर दिया था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में, कुछ दिनों की स्विमिंग के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। ठीक है, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, तो मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने लगी। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज ट्राइंग टू लर्न बाय इपिंग देम। आई पैडल, मैं पैडल करने लगा। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको पैडलिंग करनी पड़ती है अपने पैरों से। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, किसकी मदद से? पैरों से भी पैडल करना पड़ता है, प्लस हाथों से भी पैडल करना। तो यहाँ पे कह रहा है अपने न्यू वाटर विंग्स जो थे इनके, जो हाथों में पहनने वाले, जिसका फिगर मैंने आपको दिखाया, उसकी मदद से मैं अपने हाथों को तेज तेज मार के अपने आप को पैडल करने लगा। और जो दूसरे बच्चे थे, वॉचिंग द अदर बॉयज, उन दूसरे बच्चों को देखकर और उन्हीं से सीखकर, किस तरह से सीखकर? बाय एपिंग देम। एपिंग देम का मतलब होता है बाय कॉपिंग देम, उनको कॉपी कर करके, ठीक है, सीखने लगा। और इस तरह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डे, और मैं इसको कब किया करता था? 2 से 3 बार किया करता था, अलग अलग दिनों में। ठीक है, अलग अलग दिनों में मैं इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करता था, दूसरों को देख देख के हाथों से और पैरों से पैडल कर करके अपने आप को आगे बढ़ाना और स्विम करने का ट्राई करना। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और मैं पानी में बस थोड़ा सा ईज फील कर रहा था, थोड़ा सा ईजी फील कर रहा था अपने आप को, तभी वो मिस एडवेंचर यानी कि खराब सी दुर्घटना मेरे साथ घटी। वो क्या दुर्घटना थी? यहाँ पे देखिए, मिस एडवेंचर हैपेंड। तो वो क्या दुर्घटना थी, वो आगे ऑथर एक्सप्लेन करते हैं, विलियम डगलस एक्सप्लेन करते हैं हमको।
आई वेंट टू द पूल, तो इसके बाद मिस एडवेंचर हैपेंड के बाद नेक्स्ट लाइन है, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं एक दिन की बात बता रहे हैं कि मैं उस दिन गया तब जब पूल के आसपास कोई भी नहीं था। नो वन एल्स वॉज देयर, कोई भी उनके आसपास नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जो जगह थी वो पूरी तरह से शांत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, ठीक है, इसलिए वो जगह पूरी तरह से शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, क्योंकि उसमें कोई भी बच्चा नहीं था उस वक्त, तो वाटर एकदम स्टिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम, जो बॉटम में टाइल लगे रहते हैं, वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथटब, और वो इतने वाइट और इतने क्लीन दिख रहे थे मानो किसी बाथटब यानी आपने देखा होगा कि नहाने के लिए वाइट कलर का बड़ा सा सिंक जैसा लगा रहता है, तो इतना साफ दिख रहा था उस समय स्विमिंग पूल। आई वॉज टिमिड का मतलब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। किस चीज़ को लेकर के? अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने के लिए। क्योंकि अगर वो अकेले जाते तो मे बी अगर कोई एक्सीडेंट होता, कोई दुर्घटना होती, तो उनको बचाने वाला उस वक्त कोई नहीं होता। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैंने क्या किया, वही पूल के साइड में, साइड ऑफ द पूल पे बैठ गया मैं और दूसरों का वेट करने लगा कि और बच्चे आ जाएं, कुछ और बड़े भी आ जाएं, तो उन सबके सामने, उन सबके देख रेख में हम स्विम करेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. तो मैं वहाँ बहुत देर से ज़्यादा देर तो मुझे नहीं हुई थी। I had not been there long, मैं वहाँ बहुत देर से नहीं बैठा था जब एक बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। अब देखिए ब्रूजर का यहाँ पे मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और हट्टा कट्टा सा बच्चा। अब देखिए ब्रूजर का हम यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस पे? देखिए ब्रूजर यहाँ पे तो हुआ है बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, लेकिन अगर मान लो आपको किसी और सेंटेंस में ब्रूजर, क्योंकि देखिए यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपका मीनिंग और क्लियर हो जाता है आपको। तो यूजेज अगर कैसे करेंगे तो हम सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज गोइंग टू बी अ ब्रूजर व्हेन ही ग्रोज अप, तो जब बॉय बड़ा होगा, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होकर एक ब्रूजर बन जाएगा। ब्रूजर यानी बहुत हट्टे खट्टे शरीर वाला। व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। तो व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और लगभग उसकी एज कितनी थी? लगभग 18 साल की थी। नेक्स्ट लाइन, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे बहुत गाढ़े हेयर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर, फिजिकल मतलब बाहर से डील डॉल और शरीर में स्पेसिमेन यानी कि एग्जाम्पल, तो यानी कि वो एज ए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे शरीर का पर्सन था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपलिंग मसल्स, उसकी हाथ और पैर दोनों में रिपलिंग मसल्स थी। रिपलिंग मसल्स यानी लहरदार मतलब कि आप देखे होंगे कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जाती है तो पेट पे या हाथ वगैरह पे बहुत अच्छे से मसल्स जो है डेवलप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करने से, तो उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि बहुत ज़्यादा लहरदार और एक रिपल्स की फॉर्म में मसल्स होती हैं, स्ट्रेंथ को भी डिपिक्ट करती हैं वो, तो ऐसा उसका हाथ और पैर था। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। हे स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला सा बच्चा, ठीक है, तो उसने उसको स्किनी कह करके बोला, अरे पतले दुबले से बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। अब देखिए डग्ड का मीनिंग यहाँ पे होता है, डग्ड होता है अगर हम इसका मीनिंग देखें इंग्लिश में, टू पुट समवन हेड अंडर वाटर जस्ट फॉर प्लेइंग, खेल कूद के लिए किसी के सिर को पानी के नीचे डुबोना। तो इसने पूछा क्या कैसा तुम्हें लगेगा अगर मैं तुम्हारा सिर पानी के अंदर डुबोऊंगा, लेकिन सिर क्या पानी के अंदर डुबोता, उसने तो उसको सीधा पिक करके फेंक दिया। वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी, फेंक दिया, इनटू द डीप एंड। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे फेंका, शैलो एंड पे नहीं फेंका कि वो बच जाएगा, डीप एंड में फेंक दिया, जो गहरा पानी था, जो 9 फीट का पानी था, वहाँ पे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom, और मैं पानी पे किस तरह से किस पोजीशन पे लैंड किया, सिटिंग पोजीशन में, मतलब मेरी पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाई थी, मैं अपने पोजीशन को भी एडजस्ट नहीं कर पाया था, और बैठी पोजीशन में ही मैं पानी से टकराया, और जैसे ही पानी के अंदर टकराया मैं थोड़ा सा पानी मेरे मुंह में चला गया और मैंने वो स्वॉलो कर लिया, और एट वंस
एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक झटके में ही, एक बार में ही, क्योंकि इतनी स्पीड से वो जा रहा था कि एक झटके में ही वो नीचे तुरंत पहुंचने लगा. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. मैं फ्राइटेंड था, मैं बहुत डर गया था उस वक्त, लेकिन इतना भी फ्राइटेंड नहीं हुआ था कि मैं अपनी आउट ऑफ द विट्स चला जाऊं, यानी अपनी बुद्धिमत्ता खो दूं, अपनी सोच समझ की शक्ति को खो दूं. तो मैं डरा ज़रूर हुआ था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं डर गया था उस वक्त कि मैं सोच समझ ना पाऊँ कुछ. ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने ये चीज़ प्लान की. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of pool. और मैंने ये सोचा कि जब भी मेरा पैर जो है वो बॉटम से टकराएंगे, मैं बहुत ताकत लगा के एक जंप मारूंगा ऊपर की तरफ और सरफेस की तरफ आऊँगा. जैसे ही मैं सरफेस की तरफ पहुँचूंगा, मैं अपने बॉडी को एकदम फ्लैट कर दूंगा, जिससे कि मैं पूरा पानी के ऊपर आ जाऊं लगभग, और धीरे धीरे अपने पैरों से पैडल करके और अपने हाथों से डायरेक्शन दे करके मैं पूल के एज पर पहुंच जाऊंगा. ठीक है, तो उसने क्या प्लान बनाया, देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि इसने जब वो सबसे पहली बार नीचे गया तो उसने क्या प्लान बनाया. तो जब मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा तो मैं एक बिग जंप मारूंगा, सरफेस पर आऊँगा और वहाँ पे फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा. उसके बाद पैडल करके मैं पूल के एंड तक किसी तरह अपने आप को पैडल कर करके ले जाऊंगा. ठीक है, ये लास्ट लाइन. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा फील हुआ मानो ये बहुत लंबा सफ़र था. ठीक है, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो 9 feet जो थे 9 feet कम 90 feet ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा समय लग रहा था उसको नीचे पहुँचने में. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं नीचे पहुंच पाता और मेरे पैर जो थे वो ज़मीन से टकराते. ठीक है, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और इसके बाद कह रहा है वो कि बिफोर आई टच द बॉटम, इससे पहले कि मैं नीचे पहुंच पाता, मेरे लंग्स जो थे वर रेडी टू बर्स्ट, यानी वो फटने को तैयार थे. ऐसा इसलिए कह रहा है ऑथर क्योंकि उसने बहुत ताकत से अपने सांस अंदर भर के रखी है. अब उस सांस को बहुत समय तक नहीं रोक के रख पाएगा, उसे और सांस लेनी पड़ेगी, और यही कारण है उसको और सांस लेनी पड़ेगी. इसलिए कह रहा है कि अब उसको सांस नहीं मिल रही है और बहुत वो परेशान हो गया है, क्योंकि अब वो सांस लेगा भी तो सीधा पानी उसके फेफड़ों में जाएगा. कहने का मतलब है कि ही नीड्स एयर, ही नीड्स ऑक्सीजन, बट उसको नहीं मिल रही है, इसलिए उसको मन लग रहा है मानो उसके फेफड़े अब और सहन नहीं कर पाएंगे. बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर बॉटम से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. आई समन्ड का मीनिंग कि गैदर किया. ठीक है, इकट्ठा किया. ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया. एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, और पूरी ताकत लगाकर जो मेरे हिसाब से एक बहुत ताकत से मैंने उसमें ताकत लगाई और एक बहुत ग्रेट स्प्रिंग ऊपर की ओर बहुत तेज छलांग मारी, ऊपर अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ. ठीक है, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और मैंने ऐसा इमेजिन करा था, मुझे ऐसा लगता था. आई वुड बॉब का मतलब है बहुत क्विकली ऊपर आ जाना, कि कम अप क्विकली. ठीक है, बॉब का मीनिंग अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से, टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क. अब कॉर्क क्या होता है आप जानते होंगे, वैसे लकड़ी का एक पीस होता है. किस तरह से होता है आप देख लीजिए. ये देखिए, ये एक कॉर्क की पिक्चर है, ये लकड़ी से बनता है. यूजुअली ये वाइन बॉटल्स के कैप के तरह से यूज़ होता है उनको कैप करने के लिए. और जब भी ये पानी में जाता है तो बहुत तेज़ ऊपर आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए तुरंत ऊपर आता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्क जो है ये पानी के लगभग बाहर ही है, बहुत कम पानी में इसका पार्ट रहता है. ठीक है, इंस्टेड आई केम अप स्लोली. अब देखो इसने क्या सोचा था कि कॉर्क के जैसे एकदम जल्दी से बाहर आ जाएगा जब ये बॉटम पे अपने पैरों को मारेगा, लेकिन जब इसने एक्चुअली में मारा तो इसने देखा कि ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग. मैंने अपनी आंखों को खोला और सिवाय, देखिए नेक्स्ट लाइन हम जाते हैं देखते हैं. एंड सॉ नथिंग बट वाटर. ठीक है,
नेक्स्ट लाइन जो हमारी है वो कह रही है कि मैंने और कुछ भी नहीं देखा, सॉ नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा जब मैंने अपनी आंखें खोली। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ठीक है, पानी जो होता है स्विमिंग पूल का वो अलग अलग टिंज में हो सकता है, कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं पे थोड़ा सा येलो टिंज में हो जाता है पानी। और ऐसा येलो टिंज इसलिए आता है क्योंकि कई बार जो स्विमिंग पूल की अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देती हैं उसमें। क्लोरीन आप जानते हैं डिसइंफेक्टेंट होता है, उसमें डाला जाता है जिससे किसी प्रकार की बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उसमें उसको यूज़ करने वाले लोगों को ना हो। और कभी कभी जब क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी थोड़ा सा येलोइश कलर का हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बहुत डर्टी सा येलो कलर का टिंज जो था, कलर, उसको टिंज मतलब कलर जो है उसको दिखाई दिया, और हर तरफ केवल उसको वाटर ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत पैनिक हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया इस चीज़ को देख करके, ठीक है, और मुझे बहुत डर भी लगने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने अपने हाथों को बढ़ाया, रीच्ड अप, ठीक है, हाथों को बढ़ाया, रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मानो मैं किसी रोप को, किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्विमिंग पूल में यूजुअली बहुत सारी रस्सियाँ जो होती हैं साइड में भी, कभी मिडल में भी बांध के रखी जाती हैं कि कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो उसको कोई पकड़ ले। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्लच्ड का मीनिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि होल्ड करना कोई चीज़ को बहुत टाइटली, ठीक है, जब आप परेशान हो, जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करने को क्लच्ड कहते हैं, ठीक है। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ जो थे वो केवल पानी को पकड़ सके, और पानी कोई पकड़ नहीं सकता है, इसलिए ये कहने का मतलब है कि केवल पानी ही इसके हाथ में आया, कोई रस्सी उसके हाथ में आई नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट कर रहा था, मेरे अंदर सांस की कमी हो रही थी उस वक्त। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश तो की, लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई नहीं और उतना अच्छे से वो चिल्ला भी नहीं पाए, इसलिए कह रहा है कि कोई भी साउंड नहीं हुई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, और फाइनली, क्योंकि देखिए ये इसने बहुत ताकत ला के ऊपर की ओर छलांग मारी थी तो धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा था, तो ये सब जब तक वो सोच रहा था तब तक उसने देखा कि उसकी आंखें, आईज और नोज अब पानी के बाहर थीं, लेकिन उसका माउथ अभी भी पानी के अंदर ही था। आई फ्लेल्ड, अब देखिए फ्लेल्ड का क्या मीनिंग होता है, हाथ पैर मारना, ठीक है, क्योंकि उसने वही प्लान किया था, जैसे ही वो पहुंचेगा ऊपर तो वो हाथ पैर मारेगा, किसी तरह से कोने तक पहुंचने की कोशिश करेगा, साइड में पहुंचने की कोशिश करेगा। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, जैसे उसको सरफेस दिखा तो उसने सरफेस ऑफ वाटर पे बहुत हाथ पैर मारा, ठीक है, और थोड़ा सा उस चक्कर में थोड़ा सा पानी भी वो स्वॉलो कर गया और अल्टीमेटली चोक कर गया। चोक करना यानी कि उसका दम सा घुटने लगा, इतना पानी भी उसने कर लिया और सांस उसको बहुत अच्छे से नहीं मिली। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने पैरों को किस तरह से ऊपर लाया जाए, बाहर की ओर लाया जाए, जिससे मैं फ्लैट पोजीशन में आ सकूं, जो कि उसने सोचा था कि वो लेट जाएगा ऊपर की ओर, जिससे वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, फिर पैडल करके वो एंड में जाएगा, किनारे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसने अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की तो देखिए क्या कह रहा है, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स, अपने पैरों को तो ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन दे वर हंग एज डेड वेट, लेकिन वो मानो ऐसे टंगे हुए थे मानो वो मरे हुए भार से हो गए हैं, उनके अंदर बिल्कुल जान नहीं है और भार की तरह मेरे शरीर से चिपके हुए हैं, शरीर से बंधे हुए हैं। पैरालाइज्ड, पूरी तरह से सुन्न पड़े हुए हैं, और रिजिड, बहुत कड़े हो गए हैं। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत शक्तिशाली फोर्स जो थी, शक्तिशाली ताकत उसको अंदर की ओर खींच रही थी। पुलिंग मी अंडर, अंडर यानी कि अंडर द वाटर। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो फिर से पानी के अंदर जा चुका था और कोई भी और नहीं सुन पाया, केवल पानी जो था उसी में उसकी आवाज़ दब करके रह गई। I had started on a long journey back to the bottom of the pool, और जब मैं थोड़ी देर बाद समझा कि क्या हो रहा है तो और कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि मैंने अपनी एक और जर्नी स्टार्ट कर दी थी वापस से उस पूल के नीचे जाते हुए, बैक टू द बॉटम ऑफ पूल, वापस से जहाँ से अभी वो आया था उस वहाँ नीचे जाते हुए। I stuck at the water as I went down, अब
उसने पानी पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, क्योंकि उसको नीचे नहीं जाना था। उसका प्लान था कि वो ऊपर रह करके किस तरह से अपने आप को स्टीयर करके कोने के किनारे तक पहुंचेगा और कोई सीढ़ी या रोप के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर करना या खर्च करना, माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एज वन इन अ लाइट नाइट मेयर फाइट्स एंड इन अन इररेसिस्टिबल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ऑथर, इस लाइन का जो मैंने अभी अभी अंडरलाइन की है, उसका मतलब कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई बुरा सपना देख रहे होते हैं, नाइट मेयर, आपके सामने कोई शैतान या कोई ऐसा कोई आपको मार भी रहा होता है, कोई कुछ गलत भी कर रहा होता है, तो आप उसको रोकने के लिए या उसको मारने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आप सपने में होते हैं तो आप अपने हाथ पैर ही नहीं हिला सकते हैं। तो उसी तरह से जो कह रहा है कि जिस तरह से एक कोई आदमी नाइट मेयर में बुरे सपने में एक किसी को फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इररेसिस्टिबल फोर्स का मीनिंग है कि उसको तो फाइट कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ना ही वो सपने में है ना ही वो नींद में अपने पैर हाथ को हिला सकता है। आई हैड लॉस्ट, तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा लास्ट लाइन अंडरलाइन, कि जैसे सपने में नहीं फाइट कर सकता है, उसी तरह से आज वो भी अपनी सारी ताकत लगा रहा था वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो वापस से नीचे ही जा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी जितनी भी सांस मैंने इकट्ठा की रखी थी अभी तक, वो मैं सब कुछ खो बैठा था। माई लंग्स एक्ट, और मेरे जो फेफड़े थे अब वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर जो है बहुत तेज तेज थ्रॉबिंग कर रहा था। आपने देखा होगा कभी अगर आप थोड़े समय तक सांस ना लें तो आपको आपका सिर में जो नसें होती हैं उसमें बहुत तेज थ्रॉबिंग शुरू हो जाती है, और जिसके बाद पेन भी शुरू हो जाता है। तो वही वो कह रहा है कि पहले तो मुझे लंग्स में बहुत दर्द हुआ, उसके बाद मेरे हेड में भी बहुत तेज तेज थ्रॉबिंग होने लगी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से याद थी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन अभी भी इसने हिम्मत रखी है, इसने अभी भी पूरी जोश और हिम्मत कायम रखी है, और कह रहा है कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, I would spring from the bottom, मैं तुरंत नीचे से पैर मारूंगा और स्प्रिंग करके पूल के बाहर आ जाऊंगा, जैसे एक कॉर्क आया करता है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, नीचे से पैर मार के ऊपर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash my legs, and then I would get to the edge of the pool and be safe. देखिए पहली बार भी इसने सेम टू सेम यही बात कही थी, और फिर इसने सेम स्ट्रेटजी अपना रहा है। ठीक है, ये मतलब दूसरी बार एक बार वो स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, लेकिन वो फिर से ट्राई करना चाह रहा है। इससे समझ में आता है कि ऑथर बहुत ज़्यादा होपफुल है और बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाला है, कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। ठीक है, और यही कह रहा है कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, ठीक है, थ्रैश विथ माई लेग्स, अपने पैरों की मदद से मैं पानी पे मारूंगा, और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो इससे समझ में आ रहा है कि फिर वो कह रहा है कि सेम स्ट्रेटजी लगाऊंगा, तो इससे जो है मैं एज ऑफ द पूल पर पहुंच जाऊंगा और वापस से सेफ हो जाऊंगा। फिर वो लेकिन नीचे ही जा रहा था अभी तो। आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, डाउन और नीचे जा रहा था एंडलेसली, और लगातार नीचे ही जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी। तो कहता है ऑथर कि मैंने अपनी आंखों को खोला, और नथिंग, मुझे और कुछ नहीं सिखा सिवाय किस चीज़ के, वाटर विथ अ येलो ग्लो, एक ऐसा पानी जिसके अंदर येलो कलर है, एंड डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी। अब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिस कारण नीचे अंधेरा होता है। तो वो चीज़ कह रहा है जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, अब वो पानी येलो से डार्क होता जा रहा है, जिसके थ्रू कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है वहाँ पे नीचे। ठीक है, उसके थ्रू कोई देख नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट लाइन। एंड देन, देखिए यहाँ ऊपर है एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी शियर मतलब भयंकर, बहुत ज़्यादा, स्टार्क मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, शियर मतलब होता है भयंकर, और स्टार्क मतलब होता है अत्यधिक। टेरर आप जानते हैं कि भय को कहते हैं या डर को कहते हैं। सीज्ड मी, सीज मतलब मुझे एकदम जकड़ लिया अपने चंगुल में, मुझे एकदम पकड़ करके रख लिया।
एंड टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसे कोई किसी समझ से कोई रिलेशन नहीं है उसका। अगर आप कितने भी समझदार हैं, अगर आप उस डर में हैं तो आपकी सारी समझ उस वक्त बेकार हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसको आप कितना भी कोशिश करें उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसेस, और ऐसा डर जो एक ऐसा आदमी जिसने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कभी उसको समझ ही नहीं पा सकता है। ऐसा डर होने लगा ऑथर को। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और श्रीकिंग का मतलब होता है खूब हाई पिच में, हाई फ्रीक्वेंसी में चीख मारना, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, पानी के अंदर बहुत तेज से चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा था अंदर पानी के अंदर। स्टिफ कॉमा रिजिड विथ फियर, स्टिफ हो गया था मेरा शरीर और रिजिड हो गया था किसी कारण, डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और अब तो अभी तक तो वो चिल्ला भी रहा था, लेकिन अब तो ये हो गया था कि जो वो चिल्ला रहा था अपने गले में, वो गले में ही मानो फंस के रह जा रही थी, गले में ही फ्रोज हो जा रही थी, जम जा रही थी, और गले से बाहर ही नहीं आ पा रही थी उसकी चीखें। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे बात पता थी कि मैं ज़िंदा हूँ, आई वॉज स्टिल अलाइव, ये मुझे पता थी। किस तरह से पता थी, क्योंकि उसे अपनी हार्ट बीट फील हो रही थी, अपने सिर में बहुत पाउंडिंग या थ्रॉबिंग फील हो रही थी, जिससे वो कहता है कि इससे मुझे एक बात तो समझ में आ रही थी कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, ठीक है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और इन सभी टेरर के बीच में, मिड्स मतलब मिड ऑफ द टेरर, टेरर यानी डर के बीच में मुझे एक टच ऑफ रीज़न, टच ऑफ रीज़न का मतलब, रीज़न का मतलब होता है कि विवेक या सोचने समझने की क्षमता। तो एक टच आया, एक छोटी सी बात मुझे दिमाग में आई इन सभी टेरर के बीच में। और मैं अगली लाइन क्या बोल रहे हैं कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और मुझे ये चीज़ याद रखनी होगी कि जब भी मैं बॉटम पे हिट करूं, जब भी मेरे पैर जो हैं तल पर, सतह पर जाकर हिट करें, तो मैं जंप करना नहीं भूलूं, क्योंकि इससे अब भी अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा था और अब भी स्ट्रैटेजी को अपनाना चाह रहा था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और बहुत समय तक नीचे जाते 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 वो टाइल्स को जो था वो फील कर सकता था उनके नीचे। और फिर उनके अगले लाइन में माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो पैर थे, मेरा जो टो था वो रीच आउट किया, यानी ऐसा मानो उसके बहुत और क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, मानो उसको पकड़ना चाह रहा हो। और क्यों पकड़ना चाह रहा है, उसके इतना क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिससे कि जब वो जंप करे तो बहुत ज़्यादा ताकत से जंप कर सके, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड, और इस बार तो जो कुछ भी था उसके पास वो सभी लगा दिया उस एक जंप में, ठीक है। आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड, तो वो सब कुछ जो था उसके पास वो सब कुछ लगा दिया उस जंप में। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन वो जो एक जंप थी उससे कोई अंतर नहीं आया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जो पानी था वो अगली लाइन में, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और पानी अभी भी उसके चारों ओर था, वो अभी भी पानी से बाहर नहीं आ पाया था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और मैंने क्या चीज़ को ढूंढना शुरू कर दिया, कोई रस्सियाँ हों, कोई सीढ़ी हो, या वाटर विंग। वाटर विंग आप जानते हैं एयर फिल्ड होता है हाथों में पहनने के लिए, तो इन सभी चीज़ को वो ढूंढने लगा, ठीक है। इन सभी चीज़ को वो खोजने लगा पानी के अंदर। नथिंग बट वाटर, और उसको क्या मिला इन सब को ढूंढने के उसमें केवल पानी मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और बहुत सारा येलो कलर का पानी ने मुझे पकड़ करके रखा हुआ था। स्टार्क टेरर, स्टार्क मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर टेरर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेरर जो है, टेरर टुक ए इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो टेरर था, वो डर था, अब उसने मुझ पे और भी ज़्यादा कंट्रोल पा लिया था, और मैं अपना सुध खोल चुका था, और सब कुछ उस डर के ऊपर चला गया था। इवन डीपर होल्ड ऑफ ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और ठीक उस तरह से जैसे किसी बच्चे को, किसी आदमी को अगर बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग जाता है, तो उसको इतना ज़्यादा उस पल के लिए डर लग जाता है कि अपना सुध-बुध वो खो देता है। उस तरह से कह रहा है कि उस तरह से इतना डर मुझे लग गया था कि अब तो मुझे अपना कॉन्शियसनेस भी फील नहीं हो रही थी। आई शुक, शुक मतलब हिला, बहुत हिला, एंड ट्रेम्बल्ड यानी काँपा, विथ फ्राइट, और मैं हिला और हिल हिल के कांपने लगा। किसके कारण? डर के कारण। माई आर्म्स वुडेंट मूव, और मेरे हाथ जो थे अब वो मूव करना बंद कर चुके थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी मूव करना बंद कर दिए थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने हेल्प के लिए कॉल करने का ट्राई किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाने के मदद की कोशिश किया। इससे देखिए ये चीज़ पता चलती है कि ऑथर अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करते थे। नथिंग हैपेंड, और लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि एंड देन, उसके बाद, स्ट्रेंजली यानी बहुत स्ट्रेंज तरीके से, बहुत अजीब तरीके से उनको एक लाइट दिखी, ठीक है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल यानी बहुत डिस्गस्टिंग, बैड या फिर अनप्लीजेंट, पीले पीले कलर के पानी से अब बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी ही। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और अब जो है ऑथर जो हैं ये पहली बार जब अंदर गए थे तो एक बार ऊपर आए थे, फिर ये सेकंड टाइम अब ऊपर आ रहे हैं, इनकी आंखें ऊपर आई हैं, अब उनकी नोज भी ऊपर आई है। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद मैं वापस से तीसरी बार के लिए नीचे जाने लगा, ठीक है। स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। आई सर्ग्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और उन्होंने खूब तेज सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ऑल ही गॉट वॉज वाटर, उन्हें केवल पानी अंदर सांस में चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अब वो क्योंकि नीचे जा रहे थे तो अब जो येलो लाइट भी इनको दिख रही थी वो भी कम हो रही थी, अब वो डार्कनेस की तरफ जा रहे थे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और उसके बाद ये जो इतना एफर्ट कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना ज़्यादा हाथ पैर मार रहे थे ऑथर जो हमारे हैं, ये इनका सारा एफर्ट एक पल के लिए मानो रुक गया, एकदम रुक गया, कुछ नहीं ये कर रहे थे। आई रिलैक्स, और वो बहुत रिलैक्स हो गए, ठीक है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और इसके बाद उन्होंने कहा, जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस, उन्होंने कहा यहाँ तक कि मेरे पैर जो थे वो उनमें लिम्प सा फीलिंग होने लगा। लिम्प यानी नॉट स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, ठीक है, कमज़ोर फील होने लगे उनके पैर। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे पूरे दिमाग पर एक कालापन छा गया, एक धुंध, एक अंधकार सा छा गया मेरे दिमाग के ऊपर। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी हुई जो बहुत अजीब सी थी कि इट वाइप्ड आउट फियर, उसने मेरा सारा, क्योंकि दिमाग पे ब्लैकनेस छा गया था तो उसने फियर को भी हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने सारा टेरर जो भय उनको था उसको भी हटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उनका कोई भी पैनिक नहीं था, उनको कोई भी टेंशन नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और वहाँ बहुत शांति और पीसफुलनेस थी, ठीक है, बहुत शांति थी, बहुत और बहुत पीस था। पीस समझ रहे होंगे आप लोग, सुकून था बहुत ज़्यादा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे डरा जाए। यानी अचानक ही अब ऑथर का सारा एक्सप्रेशन, सारी परेशानी एकदम चेंज हो गई है, उनके दिमाग में ब्लैकनेस छा गई है। दिस इज़ नाइस, देखिए अगले लाइन में बोल रहे हैं दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है कि थोड़ा सा नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द थिंग्स, उसे हम ड्राउजी कंडीशंस कहते हैं। टू गो टू स्लीप, और क्या अच्छा है, क्या अच्छा है ड्राउजी होना और सोने की तरफ चल जाना, यानी सो जाना। नो नीड टू जंप, और जंप करने की अब कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि अब जंप करने के लिए उतनी ताकत ही नहीं बची थी शरीर में कि जंप करके हम वापस एक ट्राई कर पाएँ। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली,
और ये कितना अच्छा था कि मैं धीरे धीरे कहीं ले जाया जा रहा था, कैरीड जेंटली, और बड़े प्यार से ले जाया जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और स्पेस में मानो ग्रेविटी ना हो और वो वहाँ पे फ्लोट कर रहे हो, ठीक है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे दोनों दोनों ओर बहुत ही कोमल हाथ, टेंडर आर्म्स मेरे दोनों ही ओर थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और वो हाथ ऐसे फील हो रहे थे जैसे माँ का हाथ था। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी ऑथर कह रहे हैं कि ये बहुत नियर डेथ स्टेट में आ गए थे, एकदम मतलब डेथ को छू चुके थे, अब अभी बच नहीं सकते थे, और इसीलिए अभी कह रहे हैं कि अब मुझे सो ही जाना चाहिए, मेरे लिए सो ही जाना बेटर होगा। इसके बाद देखिए, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी की स्टेट, और कह रहे हैं आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, और मैं ऑब्लिवियन को भी अब क्रॉस कर चुका था, मैं अनकॉन्शियस स्टेट को भी क्रॉस कर चुका था, उससे भी कहीं आगे जा चुका था मैं, और एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी जिंदगी जो है, ऑब्लिवियन की बात मैंने आपको बता दी, जिंदगी का कर्टेन, जिंदगी का जो एक वो था दीवार पे टांगने जाने वाली पर्दे जो होते हैं, वो अब खत्म हो चुके थे, वो मानो गिर गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि शोज वगैरह में जो होता है, देखते हैं थिएटर जो पुराने समय में हुआ करता था, जब वहाँ पे शो खत्म होता था तो वहाँ कर्टेन गिरा दी जाती थी। इसलिए कह रहा है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी ड्रामा था, उसका ड्रामा का अब वो ड्रामा खत्म हो चुका था, वो ड्रामा का कर्टेन अब गिर गया था। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. लेकिन ये मरे नहीं थे, और जो अगली चीज़ उनको याद आती है वो कहते हैं कि मैं अपने स्टमक के बल पर, अपने पेट के बल पर लेटा हुआ था। कहाँ पर लेटा हुआ था? पूल के किनारे पे लेटा हुआ था, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत सारा पानी जो उन्होंने पी रखा था वो उनका बाहर, मुंह से बाहर आ रहा था। द चैप, चैप मतलब होता है वो बच्चा, वो लड़का। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जो बच्चे ने मुझे अंदर फेंका तो वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल फूल कर रहा था। फूलिंग यानी कि मैं तो केवल खेल रहा था, मैं तो खेल कर रहा था तुम्हारे साथ, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा, इतना खराब सिचुएशन हो जाएगी। समवन सेड द किड नियरली डाइड, और एक और वहाँ पे जो एक आदमी खड़ा था वो उसने कहा कि बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब अच्छा है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और चलो अब उसको उठा करके हम लॉकर रूम में ले जाते हैं। लॉकर रूम आपको ना पता हो तो स्विमिंग पूल में एक लॉकर रूम बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग चेंज करते हैं ड्रेस और शावर लेते हैं। तो जैसे इस टाइप का लॉकर रूम हुआ करता है स्विमिंग पूल के बाहर, ठीक है। तो बस ऐसे दिखाने के लिए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और कुछ घंटे लॉकर रूम में बिताने के बाद ऑथर कह रहे हैं कि मैं अपने घर के लिए वॉक करना शुरू किया, मैं अपने घर की ओर चलना शुरू किया। आई वॉज वीक, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग यानी कि बहुत कांप रहा था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो ऑथर लिखे हैं वो कह रहे हैं कि आई शुक, मैं हिलता रहा, और एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे आकर उस दिन लेटा, मैं अंदर से कांप रहा था, हिल रहा था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। शूक एंड क्राइड। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और वो रात मैं कुछ खा भी नहीं पाया। और उसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक एक बहुत हॉन्ट करने वाला फियर, एक बहुत डरावना सा फियर जो था वो मेरे हार्ट में आके बस गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जब भी कोई काम दिया जाता था, जब भी उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, एक्सर्शन मतलब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने वाली चीज़, ज़्यादा मेहनत लगाने वाली चीज़, तो जब भी ऐसा कुछ हुआ करता था, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, तो मैं बहुत दुखी हो जाता था। दुखी क्यों हो जाता था? क्योंकि मैं वो काम कर ही नहीं पाता था, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, या मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं हुआ करती थी कि मैं वो काम को कर पाऊँ। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और उस काम को करते हुए मुझे कैसा होता था? वॉबली मतलब अनस्टेबल और गिरने वाली सिचुएशन जो होती है, वॉबली इन द नीज,
और घुटनों पे मुझे बहुत अनस्टेबल हो जाता था मैं ऐसे काम करते हुए। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे स्टमक में कुछ फील होने लगता था, ऐसा लगता था कि मानो मैं बीमार हूँ, और पेट में कुछ अजीब सा होने लगता था। जैसे आपको भी होता होगा, जब आपको बहुत डर लगता है तो पेट में कुछ अजीब सा फीलिंग सी होने लगती है, जब आपको बहुत डर लग रहा होता था। तो वही चीज़ ऑथर कह रहा है कि स्टमक में मुझे बहुत अजीब सी ये इस टाइप की फीलिंग होने लगी जो डर के टाइम पे, और इस तरह की फीलिंग जो अपसेट होने के टाइम पे आया करती है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उसके बाद मैं कभी भी पूल की तरफ वापस नहीं गया। वो मेरा लास्ट डे था पूल की तरफ जाने का। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट, मैं उसको अवॉइड करने लगा। इट वेयर एवर आई कुड, वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे अगर पानी दिखता भी था तो भी मैं उसको अवॉइड करने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, ठीक है, ये तो बता दिया कि इतना कुछ हो गया उनके जीवन के साथ। अब ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, और कुछ साल बाद, ये सब होने के कहीं कुछ साल बाद उनको जब पता चला वाटर्स ऑफ कैस्केड। वाटर्स ऑफ कैस्केड क्या है? कैस्केड्स क्या है? छोटे छोटे वाटरफॉल्स का एक ग्रुप है, और कहाँ पर है? ये भी वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन जो स्टेट है यूएस की, उसी में कैस्केड्स नाम के बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स का एक ग्रुप है। और वाटर्स ऑफ कैस्केड मतलब उसी वाटरफॉल्स के आसपास जो पानी भरे होते हैं, तो क्योंकि बहुत अच्छे और ठंडा पानी होता है वहाँ का, तो उनमें वो जाना चाहते थे, उनमें वो नहाना चाहते थे, अपना ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते थे, अपना टाइम वहाँ जाना लेकिन चाहते तो थे। एंड वेन एवर आई डिड, whether I was wading in the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the great rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और इन्होंने कहा कि जब भी मैं ऐसा कुछ करता था, क्या करता था? पानी की तरफ जाता था, या पानी में उतरता था, या फिर स्विम करने का ट्राई करता था, तो क्या होता था? कहाँ कहाँ ऐसा उन्होंने कहा, चाहे मैं टाइटन नाम की जो रिवर है उसमें वेडिंग कर रहा हूँ। वेडिंग यानी कि बहुत ताकत से आगे बढ़ना, फिर चाहे वो बोट से हो चाहे वो पैदल हो, बहुत ताकत लगाकर उस नदी को चीरते हुए आगे बढ़ना। टाइटन अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये इनका यकीमा रिवर था, ठीक है, और उसी का ये टाइटन रिवर एक ट्रिब्यूटरी जैसा है, ठीक है। आप ऐसे इधर से देख पा रहे होंगे, मैं बना दे रहा हूँ। ये जो टाइटन रिवर है ये इनका एज अ ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये जो ऐसे इधर से ऐसे जा रही है और याकिमा में जाके मिल जा रही है। तो ये जब भी यहाँ पे जाते थे स्विमिंग करने के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा फियर होता था। या बम्पिंग रिवर भी ऐसा ही है। बम्पिंग रिवर भी वही वॉशिंगटन की एक रिवर का नाम है। और बम्पिंग रिवर हो गया। इसके बाद इन द वार्म लेक ऑफ द ग्रेट रॉक्स, या फिर वो नहाने जाते थे वार्म लेक भी मतलब ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नदियों के और लेक्स वगैरह के नाम हैं। ऑफ द ग्रेट रॉक्स नाम की जगह में जो वार्म लेक है वहाँ पे जब वो नहाने जाया करते थे तो भी वो जो टेरर जो उनको पूल में सीज कर चुका था, अपने अंदर जकड़ चुका था, वो वापस आ जाया करता था, उनको अभी डर लगा करता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया करता था ये डर, और मुझे एकदम सुध बुध नहीं होता था और मैं पूरी तरह से बेसुध हो जाता था उस वक्त। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर पानी में जाते ही मानो पैरालाइज हो जाते थे, अब एकदम हिल नहीं पाते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आइसी हॉरर यानी जो बर्फीले पानी होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो मेरा मान लो दिल ही एकदम आ जाता था, कलेजे को आ जाता था, जो कहते हैं हिंदी में, कि इतना ज़्यादा मुझे डर लगने लगता था, इतना ज़्यादा वो टेरर सामने आ जाता था कि मैं एकदम भी इसको एंजॉय नहीं कर पाता था। और बर्फीले पानी में तो मुझे और भी ज़्यादा वो डर लगता था, और भी ज़्यादा मुझे टेरर वाली फीलिंग आती थी। नेक्स्ट लाइन, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल बाय। ये हैंडीकैप होती है अपंगता। अपंगता इसलिए क्योंकि वो कभी भी स्विम नहीं कर पा रहे थे
सब कुछ उनका फिट होने के बावजूद उन्होंने हैंडीकैप इसलिए अपने आप को बोला है क्योंकि वो स्विम नहीं कर पाए थे, जिसके कारण वो बहुत कुछ अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे, और इस तरह से वो बाध्य हो गए थे अपने जीवन में। स्टेड विथ मी, और वो उनके साथ ही रहा एज द ईयर्स रोल्ड बाय यानी पास्ड बाय, जैसे जैसे ईयर पास होते रहे ये चीज़ इनके साथ रही, ये ना कम हुई ना कुछ इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, ये वैसी की वैसी इनके साथ बनी रही। इन कैनोस, अब देखिए कैनोस होती है छोटी सी बोट जिसमें तैरने जाया करता है, या एक सिंगल आदमी बैठ के इसको रो करके, और यूजुअली वाटरफॉल्स टाइप के प्लेसेस में इसको रो करते हैं, ठीक है। ऑन मेन लेक्स भी लेक्स का नाम है, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, ये भी सब टर्म्स हैं, लेकिन लैंड लॉक्ड अगर जब जानना चाहें तो लैंड लॉक्ड सैल्मन वो होती हैं, वो मछलियाँ होती हैं जो सी से कट ऑफ हो जाती हैं बहुत पुराने समय में और अब फ्रेश वाटर में रह रही होती हैं और फ्रेश वाटर में अडेप्ट हो जाती हैं। ये एक्चुअली में सी की सैल्मन्स होती हैं, सी की मछलियाँ होती हैं, ठीक है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास भी एक मछली का नाम है और उसकी फिशिंग जब न्यू हैम्पशायर में कर रहे थे, न्यू हैम्पशायर भी यूएस का एक स्टेट है। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट भी मछली का नाम है। ऑन द डेस्ट्यूट्स जो है एक नदी का नाम है, एंड मेटोलियस ये एक नदी का नाम है। इन ओरेगन जो है एक यूएस स्टेट का नाम है। फिशिंग फॉर सैल्मन मछली का नाम है। ऑन द कोलंबिया में स्टेट का नाम है। एट पंपिंग लेक का नाम है। इन द कास्काड्स ये वाटरफॉल का नाम है, ठीक है। नाम ज़्यादा मैंने आपको बता दिए और इसका मीनिंग कुछ खास आप समझ ही रहे होंगे, मीनिंग कुछ ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ये हैंडीकैप्ड हमेशा उनके साथ रहे, चाहे वो मेन लेक्स पर कैनोइंग कर रहे हो, अपनी बोट से कर रहे हो, या फिशिंग कर रहे हो लैंड लॉक सैल्मन्स के लिए, ठीक है, या फिर वो बास फिशिंग कर रहे हो न्यू हैम्पशायर में, या ट्राउट फिशिंग कर रहे हो डेस्ट्यूट्स और मेटोलियस नाम के रिवर जो कि ऑरेगन में पड़ती हैं उनके लिए, या सैल्मन के लिए फिशिंग कर रहे हो कोलंबिया में, या बम्पिंग लेक में, या कैस्केड्स में, जहाँ भी वो जाते थे। वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और जहाँ भी वो जाया करते थे ये जो फियर है ये उनको फॉलो किया करता था, उनके साथ साथ जाया करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, ये जो था उनका जो फिशिंग का ट्रिप हुआ करता था इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया करता था। डिप्राइव्ड मी, और मुझे डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और कैनोइंग करने यानी बोट चलाने और बड़ी बोट चलाने, कैनोइंग होता है छोटी सी बोट चलाना जिसमें सिंगल पर्सन बैठता है, बोटिंग होता है बड़ी बोट में सफ़र करना, और स्विमिंग, इन तीनों के जॉय से मुझे डिप्राइव कर देता था ये मेरा डर, ठीक है। डिप्राइव करना मतलब उससे विच्छिन्न करना, उससे दूर कर देना आपको उसके जॉय से। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, तो मैंने वो हर पॉसिबल कोशिश की जो कि मुझे पता थी, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से को काबू पाने के लिए मैंने हर पॉसिबल कोशिश की जो कुछ भी मैं जानता था, लेकिन ये इसने मुझे बहुत ज़्यादा फर्मली अपनी ग्रिप में पकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइटली अपनी ग्रिप में इसने मुझे हेल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर, अब देखिए 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर मतलब डेट नहीं है, ये 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इससे भागूंगा नहीं बल्कि स्विमिंग सीखूंगा एक इंस्ट्रक्टर की मदद लेके। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर लिया उन्होंने और कहा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल में गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, कितना प्रैक्टिस करते थे, हफ्ते में 5 बार, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे 7 में से, और रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर होता था वो मेरे कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया करता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप को अटैच कर दिया करता था, एक रस्सी को अटैच कर दिया करता था। बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो बेल्ट जो थी वो उससे जो रोप बांधता था वो रोप जाती थी सीधे एक पुली के थ्रू, ठीक है, एक पुली के थ्रू जाती थी जो कि एक ओवरहेड केबल, सिर के ऊपर की जो केबल है उसके थ्रू रन होकर के आ रही होती है, ठीक है, ऊपर से, यानी एक तरह से उसको उनको पकड़ करके रखने का एक सिस्टम बनाया था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर था वो
इसकी जो एंड है, रोप का जो सिरा है, उसको पकड़ करके रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं जो था, हम जो थे वो जाते थे आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और मैं क्या करता था, मैं उस पूल के आगे लेंथ में जाता था और फिर बैक आता था, फिर आगे जाता था, फिर बैक आता था। ये सब करता रहता था हर घंटे, हर दिन और हर हफ्ते। मतलब बैक एंड फोर्थ करके उनको प्रैक्टिस कराते रहते थे अक्रॉस द पूल। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर एक ट्रिप में, हर एक बार आगे जाने और वापस लौटने में, उस पूल के ही, उस छोटे से पूल के ही थोड़ा सा बिट, ठीक है, थोड़ा सा पैनिक जो है वो मेरे अंदर आ जाया करता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज रोप, हर टाइम जब भी वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा भी हल्का करता था होल्ड अपनी रोप पर, आई वेंट अंडर, और मैं तुरंत ही नीचे जाने लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और इसके कारण क्या होता था, कुछ पुराना जो डर था वो रिटर्न हो जाता था और मेरा पैर वापस से एकदम सुन्न पड़ने लगता था। मेरा पैर काम करना बंद कर, जब भी जो उनका वो होता था इंस्ट्रक्टर, वो अपनी पकड़ को ढीली करता था उस रस्सी पे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन, देखिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और देखिए यहाँ कह रहा है कि अभी तो मात्र 3 महीने हुए थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और 3 महीने भी नहीं हुए थे कि धीरे धीरे में जो ये टेंशन है ये धीरे धीरे कम पड़ने लगी, हल्की पड़ने लगी। उसके बाद देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने चेहरे को अंडर द वाटर डालो और अपनी सांसों को छोड़ दो, और उसके बाद थोड़ी सी अपने नाक को ऊपर उठाओ और सांस लो, ठीक है, यानी कि हवा में सांस लेना और जाके पानी में उस सांस को छोड़ देना, ये सिखा रहे थे उनके इंस्ट्रक्टर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैंने इस एक्सरसाइज को 100 से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे, बिट बाय बिट, पीस बाय पीस जो था, मैं छोड़ता गया पार्ट ऑफ द पैनिक, उस पैनिक का, उस परेशानी का जो हिस्सा है उसको मैं बिट बाय बिट छोड़ता गया, जो मुझे सीज करके रखी हुई थी, जो मुझे अपने उसमें जकड़ करके रखी हुई थी, अपने डर में जकड़ करके रखी हुई थी। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वही वाला सीन याद आता था। लेकिन जब बार बार मैं इसको करने लगा तो धीरे धीरे वो हर प्रैक्टिस के साथ वो पैनिक धीरे धीरे कम होने लगा, वो परेशानी धीरे धीरे कम होने लगी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसके बाद उसने मुझे साइड ऑफ द पूल पर ले आए, पूल के साइड में लाके बैठाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने पैरों की मदद से पानी पर किक करो, ठीक है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैं कहीं हफ्तों तक मैंने सिर्फ वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, क्योंकि आपने जानते हैं इसके लेग्स पानी में जाते ही पैरालाइज हो जाते थे, हिलते ही नहीं थे। तो शुरू में एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने मानो काम करने से इनकार कर दिया और एकदम वो पैरालाइज हो गए पहले के जैसे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली ऐसा हुआ, ऐसा समय आया कि वो मेरे हिसाब से चलने लगे, मैं उनको कमांड करता था तो वो उस हिसाब से चलने लगते थे। 10 पीस बाय पीस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे पूछा भी जाएगा कि कैसे उन्होंने बनाया था, पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्टर ने इसको कैसे अच्छा स्वयं बनाया। तो कहा उसने, अभी हमें डगलस कह रहे हैं जो ऑथर हैं, कि 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके उसने एक स्विमर को बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर एक पीस को, हर एक आर्ट को, हर एक स्कूल को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, तो उसके बाद उनको एक ऐसी प्रैक्टिस कराने लगे जिससे सब कुछ जो है उन्होंने सीखा वो सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट होकर उनके स्विमिंग में दिखाई देने लगे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम,
डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। और अप्रैल में आप जानते हैं अक्टूबर में शुरू किया था, अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया था प्रैक्टिस, और अप्रैल में जाके उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जाओ अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ छलांग मारो और अंदर की ओर डाइव करो, और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जो पूल की लंबाई है उसको स्विम करके आओ। और किस तरह से क्रॉल स्ट्रोक करते हो। क्रॉल स्ट्रोक जो है एक तैरने के तरीके का नाम है। स्ट्रोक्स होते हैं बहुत सारे इसमें स्विमिंग में, तो वो सब इसको तैरने के तरीके को ही बताते हैं, स्ट्रोक्स कहा जाता है इनको। तो क्रॉल स्ट्रोक भी उनमें से एक स्ट्रोक है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा करके दिखा दिया उनको, और अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था। इंस्ट्रक्टर को जितना सिखाना था सिखा चुके थे। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन इतना कुछ के बाद भी इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोल दिया था कि तुम रेडी हो, लेकिन मैं फिनिश नहीं था। फिनिश यानी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं अभी भी वंडर करता था इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं ये सोचता था कि क्या आज भी अगर मैं अकेले पूल में आ जाऊं तो क्या मुझे आज भी डर लगेगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, उस डर को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसको उसने ट्राई किया। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। और उसने क्या किया, जब वो अकेले हो गए थे पूल में, उसने उसकी लेंथ को ऊपर जाते वक्त और वापस भी लौटा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। तो बहुत छोटे छोटे जो बचे कुचे पीसेस थे उसके वेस्टिजेस, देखिए वेस्टिजेस का मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ठीक है, वेस्टिजेस यानी कि इनका डर यहाँ पे जो था वो वेस्टीज था, इसलिए क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट जो था वो बचा हुआ था उसका, उस डर का जो लगभग अब जा रहा था, बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। जिसने वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम बारे में सुना होगा ना, बेकार ऑर्गन जिनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए लेकिन उनका कुछ पार्ट अभी भी विजिबल है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन से ये वेस्टिजियस वर्ड है, वहीं से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं। ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो वो थोड़ा सा उसका थोड़ा रेमिनेंट, थोड़ा सा पीसेस बच के अभी भी सामने आया करता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, well here's to you, look, and off I would go for another length of the pool। लेकिन अब उनके अंदर एक बहुत शक्ति आ गई थी कि अब वो फ्राउन मतलब गुस्से के साथ ये कह सकते थे किससे, उस टेरर से, कि अच्छा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, हेयर्स टू यू, अब तुम देखो, लुक। और इसके बाद वो क्या करते थे, वो पूरा पूल का एक और लेंथ का चक्कर मार करके आ जाते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब देखिए अप्रैल में उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन ये जुलाई तक केवल यही करते रहे। जब भी उनको डर लगता था अकेले में ये कैसे भी, तो वो तुरंत डर को हटा करके जाके डाइव करते थे और अप एंड डाउन जाते थे उस लेंथ ऑफ द पूल के। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ऑथर जो थे अभी भी उनको कई चीज़ों से लगता था कि शायद और डर लग जाए मुझे कभी, इसलिए वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। तो अभी भी वो इस बात को लेकर के बहुत श्योर नहीं थे कि क्या सारा टेरर सच में चला गया है, सारा डर उनका सही में निकल चुका है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक, तो वो क्या किए, वो कहीं गए, कहाँ गए देखिए, लेक वेंटवोर्थ। तो एक लेक में गए, उस लेक का नाम था वेंटवोर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर हमने आपको बताया है कि ये जो है एक अमेरिकन स्टेट है। तो कहाँ गए ये लेक, कौन सी लेक में गए ये यार, चलिए हो गया, नहीं हुआ क्या, हाँ ठीक है, हो गया था अंडरलाइन, लेक वेंटवोर्थ। ये अंडरलाइन का कहीं कहीं पे बहुत चक्कर हो जाता है। वेंटवोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में ये लोग अंडरलाइन, क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि लेक वेंटवोर्थ में गए जो कि न्यू हैम्पशायर में था। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, ठीक है, थोड़ा सा सेटअप डिस्टर्ब हो गया था। तो dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake। और क्या किया उन्होंने, डाइव किया एक डॉक से। डॉक आप जानते हैं
कि शिप जहाँ पे होती हैं, पार्क होती हैं, उसे डॉक कहते हैं। और कहाँ पे? डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड में वहाँ से डाइव किया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से स्विमिंग करते हुए 2 माइल चले। और कहाँ से चले? अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो ट्रिक्स आइलैंड से वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 माइल तक वो गए और मूव किए। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं। तो ये ऑथर कह रहा है कि मैंने बहुत तरह के स्ट्रोक से वहाँ पे स्विमिंग की। तो 4 स्ट्रोक का इन्होंने नाम बताया। आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड करके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ कि वो जो डर था वो रिटर्न हुआ होगा। ठीक है, ऐसा एक ही बार हुआ। और ऐसा कब हुआ वो आगे बता रहे हैं। ओनली वंस मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब हुआ ऐसे? जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था, इन द मिडल ऑफ द लेक पे था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने क्या किया? अपने चेहरे को पानी के अंदर डाला। जैसे ही डाला तो मैंने कुछ नहीं देखा नीचे सिवाय बॉटमलेस वाटर, जहाँ नीचे पानी ही पानी था जिसका कोई अंत नहीं था। बॉटमलेस का मतलब उसका कोई नीचे कोई सिरा उनको दिख नहीं रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वही पुरानी सेंसेशन, पानी को देखना जिसका कोई अंत नहीं था, वो एक बहुत छोटे से फॉर्म में मिनिएचर में रिटर्न हो गई। आई लाफ्ड एंड स्माइल्ड, और मैं बहुत मुस्कुराया और फिर मैंने खूब तेज बोला अपने आप को, अपने अंदर अपने आप को कि वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो सुनिए मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, आप क्या सोचते हैं आप मेरा क्या कर लेंगे? और ये बात बोला और उसके बाद वो सीधे इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और ये बात बोलते ही मानो डर कहीं भाग गया और मैंने अपनी स्विमिंग चालू रखी और मैं पूरा स्विम कर गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, इतना कुछ के बाद भी उनका थोड़ा बहुत डाउट रह गए थे, थोड़ा बहुत, कि कहीं अगर बहुत रफ सिचुएशन हुई तो कहीं वहाँ तो मैं डूब नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया? एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो जैसे ही मुझे जो रेसिडुअल डाउट था उनको क्लियर करने के लिए जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वेस्ट की तरफ गया। अब देखिए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ ये चीज़। देखिए ये जो मैप है आप इसमें देख सकते हैं याकिमा, जहाँ पे ऑथर जो है रहता है, याकिमा जो जगह है यहाँ पे ऑथर रहता है। और जो टाइटन रिवर है ये इसके किस साइड है? देखें किस साइड है, ये देखिए ये नॉर्थ होता है। आप जानते होंगे कि ये इसके अपोजिट यहाँ पे साउथ है। इसके नॉर्थ के इस साइड जो पड़ता है ये ईस्ट होता है, और नॉर्थ के इस साइड जो होता है ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस साइड जो होता है ये वेस्ट होता है। तो यही चीज़ ऑथर कह रहे हैं कि मुझे जैसे ही मौका मिला मैं याकिमा से वेस्ट की तरफ मूव किया। और वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या है? टाइटन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर गए थे अपने रेसिडुअल डाउट्स को क्लियर करने। ठीक है, चलिए, तो आई हरीड वेस्ट, देखिए जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू द टाइटन रिवर टू कॉनरेड मीडोज। तो ये सब नाम है कि यहाँ ये लोग गए, टाइटन से ये लोग कॉनरेड मीडोज तक गए, इनके ऑथर जो हैं गए। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल पे के ऊपर से टू MEAD मीड ग्लेशियर तक गए। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो, और वहीं पे कैंप भी लगा लिए। कहाँ पे? हाई मेडो पर। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कहाँ किसके किनारे? वार्म लेक जो थी जिसके पहले डरा करते थे, उसके नहाने नहीं जा पाया करते थे, उनकी किसी की साइड पे अब वो आज कैंपिंग कर रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही मॉर्निंग, I stripped and dived into the lake and swam across the other shore and back just as Doc Copon used to do.
तो अगले ही मॉर्निंग मैंने अपने नॉर्मल कपड़े हटा करके स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी और उसके बाद मैं तुरंत ही लेक के अंदर, जो वार्म लेक के अंदर वो डरते थे, वहाँ पे नहाने से डरते थे, उसके अंदर वो डाइव किए और स्वैम किए, तैरे अक्रॉस द अदर शोर, अगले दूसरे छोर, दूसरे किनारे की तरफ, और फिर वापस भी आए। किस तरह से? एक जैसे कि डॉग कॉर्पॉन करते थे। डॉग कॉर्पॉन एक बहुत फेमस स्विमर हैं उसी एरिया के, जैसा वो किया करते थे वैसे ही उन्होंने किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। गिलबर्ट पीक वहाँ की किसी पहाड़ी का नाम है, तो वहाँ पे उन्होंने चिल्लाया, खुशी से, बहुत खुशी से चिल्लाया, और गिलबर्ट पीक ने वहाँ से एको प्रोड्यूस की, वो एको उनको वापस की। और क्या चीज़ उन्होंने चिल्लाया कि आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपना जो पानी का डर था उस पर जीत हासिल कर ली है। देखिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था, ठीक है, डीप मीनिंग था मेरे लिए इसका। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और ये वही अच्छे से समझ सकते हैं जिनका कोई कहीं किसी चीज़ को लेकर के बहुत स्टार्क टेरर, बहुत ज़्यादा ही टेरर हो और उसको उन्होंने कॉन्कर किया हो, केवल टेरर होने से नहीं, केवल डर होने से नहीं, उसको उन्होंने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद जो खुशी मिलती है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है, वो ही लोग, वो जो एक्सपीरियंस ऐसा लेकर के बैठे हैं, वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरे अटेम्प्ट को, मेरे इस कंप्लीट चेंज को। इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में, मृत्यु में तो शांति है, मृत्यु में बहुत शांति है, वहाँ इंसान खत्म हो जाता है तो फिर कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन टेरर कहाँ है, डर कहाँ है, कहाँ पे? ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और ये बात हमको कहाँ से पता चलती है? हमको ऐसे पता चलती है कि इनिशियली जब 2 बार वो अटेम्प्ट किया था, तो ऑथर जब 2 बार अपना अटेम्प्ट कर रहा था, जब वो नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो बहुत हाथ पैर मारा था, क्योंकि उसको अपने जीवन के लिए लग रहा था कि वो मर जाएगा, वो अगले ही क्षण मर जाएगा, उसकी सांस टूट जाएगी, उसकी सांस खत्म हो जाएगी, या उसके पानी अंदर चला जाएगा। लेकिन जब लास्ट बार वो अंदर जाने लगा तो उसको बहुत पीस फील हुई, बहुत शांति, एक ब्लैकनेस छा गई, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उसको लग रहा था कि मानो मदर्स हैंड उसको अपनी गोदी में ले रखे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि डेथ में तो पीस है, लेकिन डेथ के ख्याल से, फियर ऑफ डेथ से ही टेरर पैदा होता है। एज रूजवेल्ट, अब रूजवेल्ट का बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो रूजवेल्ट की एक बात कही इन्होंने, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने ये बात कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज टू फियर इटसेल्फ, तो हमें केवल एक ही चीज़ से डरना चाहिए, वो है डर से, केवल डर से डरो और किसी चीज़ से नहीं। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, और मैंने, क्योंकि दोनों ही चीज़, जो तीसरी अटेम्प्ट में, तीसरी बार जब वो अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने लगभग मरने का सेंसेशन ऑफ डाइंग ही एक्सपीरियंस कर लिया था, और बाकी के इनिशियल अटेम्प्ट में उन्होंने टेरर को फील किया था, टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, तो इनिशियल अटेम्प्ट में उन्होंने ये देखा था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंस्टेंटली, और इसके कारण, क्योंकि इन्होंने ये दोनों ही चीज़ देखी है, तो जिंदा रहने की एक चाहत और कुछ अच्छा कर लेने की चाहत उनमें अपने आप ही ग्रो कर गई और बहुत बढ़ गई, ग्रू इन इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में, मात्रा में बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अब ये बता रहे हैं कि जब मैंने फाइनली अपने डेथ को कॉन्कर कर लिया, डेथ से जीत पा ली, तो एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, मुझे लगा जैसे मैं किसी बंधन में पड़ा था अब तक, और अब मैं उस बंधन से रिलीज हो चुका हूँ, उस बंधन से टूट चुका हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, कोई मेरे पे बंधन नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, किस चीज़ के लिए? वॉक करने के लिए, उन ट्रेल्स में, यानी पतली पतली रास्तों में जो पहाड़ियों में हुआ करते हैं, क्लाइंब द पीक्स, पहाड़ों को चढ़ने के लिए, क्योंकि अब उन्हें पानी से डर नहीं लगता है, तो अब वो कहीं पे भी रास्ता बना सकते हैं आराम से। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर पर काबू पाकर उनको अलग कर देना। तो ये थी हमारी जो चैप्टर 3 था हमारा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था ये, और डीप वाटर नाम का चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, बहुत प्रेरणादायक चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में कि ऐसी सीरीज़, ऐसी फ्लैमिंगो की सीरीज़ चल रही है,
और हमें रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं। और इसको और आगे तक जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और थैंक यू VSSTU कपूर पर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।